बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ अमानुल्लाह। मैं मरहम कम्युनिटी की तरफ से आप सबको वेलकम करता हूं। आज हम नए लाइव सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हमारा टॉपिक है वो बैक पेन, डिस्क एंड जॉइंट पेन, नी पेन, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। व्यूअर्स, एक नी पे बैक पेन के हवाले से माहिरीन का कहना है कि इस बात के 84% इम्कानात है कि आप ज़िंदगी में किसी न किसी मरहले पर कमर के दर्द का शिकार हो सकते हैं। कमर का दर्द अमूमन रीढ़ की हड्डी, उसके पट्टों और नसों के तनाव या खिंचाव की वजह से होता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ये दर्द नहायत संगीन सूरत भी इख्तियार कर सकता है और सरतान या रीढ़ की हड्डी से मुतालिक ऐसे मसाइल का मौजिब बन सकता है जो आसाबी बीमारियों का बाइस बनते हैं। सिर्फ यही नहीं, दुनिया भर में लोगों को माजूर बनाने की एक अहम वजह कमर दर्द भी है। लेकिन हम इससे बच भी सकते हैं और इससे कामयाब इलाज भी हो सकते हैं। कमर दर्द में इसी हवाले से, कमर दर्द के हवाले से आज हमारे साथ डॉक्टर सैफुल्लाह खान साहब हैं। डॉक्टर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं मरहम के प्लेटफॉर्म पे। डॉक्टर साहब, अगर आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको और मरहम कम्युनिटी को अप्रिशिएट करता हूँ कि वो एक मरहम के प्लेटफॉर्म से लोगों की अवेयरनेस के लिए जो है वो अवेयरनेस जो है वो एक्सपेंड कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर सैफुल्लाह खान दुरानी है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कराची इसरा यूनिवर्सिटी से की है, अपनी स्पेशलाइजेशन भी कराची से है स्पोर्ट्स इंजरीज़ में, और मैं स्टेला मेडिकल कॉलेज में एज अ वाइस प्रिंसिपल जो है अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, जो कि प्राइवेट सेक्टर्स में डॉक्टर फिज़िकल थेरेपी प्रोग्राम पूरे बलूचिस्तान में वो प्रोवाइड कर रहा है। और सेकंड टाइम में मैं अपने क्लिनिक बॉडी एक्सपर्ट्स फिजियोथेरेपी सेंटर में एज अ कंसल्टेंट फिजिकल थेरेपिस्ट अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। कमर दर्द। डॉक्टर साहब, कमर दर्द के क्या असबाब हैं? आप इस हवाले से अगर हमारे व्यूवर्स को आगाह करें प्लीज़। कमर दर्द जो है आजकल जो मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम है वो बैक पेन की है। वैसे तो हमारे पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, नेक पेन, बैक पेन एंड नी पेन, मगर मोस्ट कॉमन जो है वो बैक पेन है, जो कि ख़वातीन में भी आजकल कॉमन है और मर्द में भी आजकल ये चीज़ कॉमन है बिकॉज ऑफ पुअर पोस्चर। डाइट भी ठीक नहीं है, हमारी डाइट की भी वजह है और हमारे पोस्चर की भी वजह है। क्योंकि बैक पेन जो है वो 3 किस्म का है इंसान की बॉडी में। वो मस्कुलर पेन भी हो सकता है, वो जॉइंट पेन भी हो सकता है यानी कि बैक में, और वो आर्थोजेनिक पेन भी हो सकता है या न्यूरोजेनिक पेन भी हो सकता है। तो ये पेन जो है मोस्ट कॉमन है। इसकी पहचान किस तरह हो सकती है? हम लोग क्या करते हैं कि पेन को बेसिकली ख़त्म करते हैं। तो पेन, मैं कहता हूँ कि पेन अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है। एक इंसान को ये इंडिकेट करता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी। तो दर्द जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है कि हमें ये इन्फॉर्म करता है कि दर्द है बॉडी में। तो इस दर्द की वजूहात को हमने ठीक करनी है, ना कि हमने पेन को ख़त्म करना है। पेन किलर्स लेना और यानी कि मेडिसिन से इस चीज़ को एक टेम्परेरी रिलीफ करना, तो दैट इज़ नॉट सोल्यूशन। तो हमने फिजियोथेरेपी के ज़रिए अपनी जो मसल की, अगर मस्कुलर प्रॉब्लम है मसल्स को हमने स्ट्रेंथन करने हैं, अगर ये नर्व्स की प्रॉब्लम है तो नर्व की ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है, और अगर ये आर्थोजेनिक पेन है तो हमने ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व करनी है। डॉक्टर साहब, मोस्ट कॉमन बैक पेन। मोस्ट कॉमन जो बैक पेन है वो कॉमन यानी कि कॉजेज़ के क्या है? मोस्ट कॉमन मस्कुलर पेन है हमारे, बल्कि मस्कुलर पेन है क्योंकि मसल्स जो है वो हमारी डेली लाइफ में एक्सरसाइज नहीं है, लेक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी है, लेक ऑफ एक्सरसाइज है। खाना खाने के बाद फ़ौरन लेट जाना है अपनी लाइफ में, यानी कि प्रॉपर स्लीप नहीं है। प्रॉपर स्लीप भी एक मेन फैक्टर है जो है, यानी कि लेक ऑफ स्लीप जो है वो भी इंसान के जिस्म में एक लेजीनेस और मस्कुलर वीकनेस के बास बन सकता है। सेकेंड कॉज ये है कि एक्सरसाइज नहीं है। हर इंसान के लिए 24 आवर्स में जो है वो 30 टू 45 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, ताकि उनको किसी किस्म के मस्कुलर पेन ना हो, किसी किस्म के आर्थोजेनिक पेन ना हो, किसी किस्म का जो है न्यूरोजेनिक पेन ना हो। मगर हमारे लाइफ में एक्सरसाइज नहीं है। फिर हमारा जो वर्क स्टेशन है, यानी कि जो एर्गोनॉमिक्स हैं, हम अपना काम कर रहे हैं कि हमारी चेयर किस लेवल पे है, टेबल किस लेवल पे है, मोबाइल फ़ोन सारा दिन यानी कि हम यूज़ कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि किस तरीके से यूज़ होते हैं, जो कि वो नेक के लिए भी नुकसानदेह हैं और बैक के लिए भी नुकसानदेह। ज़ाहिर है अगर नेक पे प्रेशर पड़ेगा, नेक पे स्ट्रेस होगा, तो ऑटोमेटिकली वो बैक के कर्वेचर को भी इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक। डॉक्टर साहब, हाउ डू आई नो इफ बैक पेन इज मस्कुलर?
इंसान की जिस्म में ये जो तीन चीज़ें मैंने बताई है कि मस्कुलर पेन भी हो सकता है, आर्थोजेनिक पेन भी हो सकता है और न्यूरोजेनिक भी हो सकता है। तो मस्कुलर पेन जो है वो पेन जो है वो डल पेन होगा, यानी कि वो इंसान को तंग नहीं करेगा। अगर वो यानी कि सिटिंग प्रोलॉन्ग पीरियड तक कर रहा है तो उनको मस्कुलर पेन हो सकता है, यानी कि पेन डल होगा, इंसान के बर्दाश्त में होगा। तो दैट इज़ यानी कि इंसान ये समझ सकता है कि वो मस्कुलर पेन है। वो अगर एक्टिविटी जो भी कर रहा है, एक्टिविटी के बाद वो लेट जाता है तो वो ऑटोमेटिक जो है वो पेन रिलीफ हो जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड मस्कुलर पेन। यानी कि एक पेशेंट को ये पता लग सकता है कि ये मस्कुलर पेन है क्योंकि उसमें कोई शिद्दत नहीं होती, बस डल है। और डॉक्टर साहब ऐसे मतलब जो ऐसी पेन होती है जो किस तरह की, वो जो पेन है जो सर्जरी, जिनको सर्जरी रिक्वायर होती है? पेन जो है वो मैंने ये कहा कि मस्कुलर भी है, ऑर्थोजेनिक भी है, न्यूरोजेनिक भी है। फिर हमारे बैक में एक तो मस्कुलर पेन है, यानी कि जब इनिशियल पेन, अगर कोई पेशेंट जो है अपने दर्द को इनिशियल में यानी कि अलार्मिंग साइन जो है वो एक टाइम पे पकड़ ना ले, यानी कि ट्रीटमेंट ना करे प्रॉपर तरीके से, अपनी फिजियोथेरेपी यानी कि अपने मेडिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो ना लें, तो मस्कुलर पेन से देन वो दैट इन्वॉल्व इनटू न्यूरोजेनिक पेन या ऑर्थोजेनिक पेन। क्योंकि मसल्स इंसान के बॉडी के जो है वो एक दीवार है। मसल्स जो है वो इंसान के बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर मसल्स वीक हो जाएंगे तो मसल्स के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो नर्व्स पे चला जाता है, यानी कि स्पाइनल डिस्क है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में मल्टीपल मोरे प्लेस की हुई हैं। उन मोरों का काम है, जिस तरह एक गाड़ी में एक शॉक एब्जॉर्बिंग काम कर रहा होता है, तो वो जो डिस्क हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वो इंसान के बॉडी के लिए एक शॉक एब्जॉर्बिंग काम कर रहा होता है। अगर वो डिस्क जो है वो डिहाइड्रेट हो, यानी कि जिन लोगों के पानी की मिकदार कम हो, पानी कम पी रहे हो, तो वो डिस्क डिहाइड्रेशन की तरफ जाते हैं और वो स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्क हर्निएट होने लगता है। फिर डिस्क में भी हमारे पास मल्टीपल स्टेजेस हैं। सबसे पहले मस्कुलर पेन होगा। मस्कुलर पेन से नेक्स्ट जो इन्वॉल्वमेंट होगी वो डिस्क बल्ज में होगी, जो कि वो एसिम्टोमेटिक है, इंसान को सिम्टम्स नहीं मिल रहे होते हैं। फिर भी अगर इसके आगे इग्नोर कर किया तो डिस्क हर्निएशन की तरफ जा सकता है, डिस्क प्रोलैप्स की तरफ जा सकता है। यानी कि एक स्टेज ये आती है कि वो डिस्क सेक्वेस्ट्रेशन जो लास्ट स्टेज है जिसमें सर्जरी रिक्वायर्ड है, क्योंकि उसमें इंसान की जो यूरिन है वो कंट्रोल में नहीं रहता, जो स्टूल है वो कंट्रोल में नहीं रहता। इसके साथ साथ और भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि वो इंसान जो है वो उसको बियर नहीं कर सकता। देन सर्जरी जो है वो रिक्वायर्ड होती है ताकि वो फर्दर जो है इनकॉन्टिनेंस ना हो, यानी कि पेशेंट के लिए और प्रॉब्लमेटिक साबित ना हो सके। सही। डॉक्टर साहब, इज़ देयर अ वे, कोई ऐसा वे जो कि प्रिवेंट? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो पेन है बैक पेन, यानी कि ये मैकेनिकल पेन होता है। मैकेनिकल पेन से क्या मुराद है, यानी कि हमारी बॉडी के जो बायोमैकेनिक्स हैं वो प्रॉपर तरीके से ना हो। अभी हम जो है वो एक तो मस्कुलर वीकनेस है, दूसरा जो हमारी चेयर्स हैं, यानी कि जो अगर एक बंदा है वो ऑफिस वर्क कर रहा है, उनकी टेबल जो है वो किस पोजीशन में होनी चाहिए, चेयर कंफर्टेबल होनी चाहिए कि उनका जो बैक का कर्वेचर वो प्रॉपर तरीके से फिक्स हो। इसके साथ साथ एक बंदे को एक्सरसाइज जो है ज़रूरी है, क्योंकि आम अगर किसी को पेन ना हो तो उनके लिए भी डेली एक्सरसाइज ज़रूरत है ताकि वो मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग की तरफ जाएं। मसल स्ट्रॉन्ग होंगे तो बॉडी जो है इंटरनली बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है। और हमारे अपने बायोमैकेनिक्स का ख्याल रखना चाहिए। अपने जो घर पे हमारा बेड है, मैट्रेस हैं, वो मैट्रेस ज़्यादा हार्ड भी ना हो, ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो। ज़्यादा हार्ड होने की वजह से भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ज़्यादा सॉफ्ट होने की वजह से भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। फिर हमारी जो गाड़ी की सीट है, अगर हम प्रोलॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइविंग में हमारी जो अपनी बायोमैकेनिक्स का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो हमें विज़िट कर चुके हैं तो वो 10 घंटे 12 घंटे मुसलसल ड्राइव कर रहे हैं, तो यकीनी उनके मसल्स भी वीक हैं और ओवरलोड प्रेशर उनके मसल्स पे पड़ सकता है, जो कि स्लोली ग्रेजुअली वो न्यूरोजेनिक जो सिम्टम्स की तरफ जाने लगता है। सही। डॉक्टर साहब, इज़ वॉकिंग गुड फॉर लोअर बैक पेन? वॉकिंग जो है, अगर बैक पेन में वॉकिंग की वजह से एक सिम्टम्स जो है वो वर्स हो रहे हैं, यानी कि अगर मसल्स वीक है, मैंने ये कहा कि यहाँ से फॉर एग्जांपल हमें एक किलोमीटर तक ले जाने वाला काम कौन कर रहा है, वो हमारे मसल्स कर रहे हैं। मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो वी कैन डू एनी एक्टिविटी, हम एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मूवमेंट है हमारी लोकोमोशन है वो मसल्स कर रहे हैं। अगर मसल्स वीक होंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली L4 L5 यानी कि जो मोरे हैं उस पर पड़ सकता है, जिसकी वजह से वो सिम्टम्स जो है वो वर्स हो सकता है। तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम चलते हैं तो सीवियर पेन हो तो वी नीड टू स्टॉप।
हमने अपने क्योंकि पेन बेसिकली अलार्मिंग साइन है, दैट इंडिकेट्स कि बस अब यानी कि और बॉडी के पास जो है वो और एनर्जी नहीं है कि आपको और कंटिन्यू कर सकें। तो हमने बेसिकली जो पेन है उसके कॉज को ठीक करना, ऑटोमेटिकली पेन के जो सिम्टम है वो कम होंगे, तो देन वी कैन वॉक। अगर जस्ट मस्कुलर पेन है तो हम चल भी सकते हैं, नो इशू। अगर वो न्यूरोजेनिक की तरफ है यानी कि इंसान को और वर्स कर सकता है तो वी शुड अवॉइड वॉकिंग। कैन बैक पेन बी क्योर्ड? बैक पेन बिल्कुल क्योर हो सकता है, क्योंकि बैक पेन की हमने सबसे पहले एक डायग्नोसिस ये निकालनी है कि पेशेंट का मस्कुलर पेन है, न्यूरोजेनिक है या ऑर्थोजेनिक है। तो अगर कॉज जो है मस्कुलर वीकनेस है, मसल की वीकनेस की वजह से मसल स्पाज़म में जा सकते हैं, मसल फटीक हो सकते हैं। फिर वाटर इनटेक अगर इंसान के बॉडी में कम हो तो उसकी वजह से भी मसल जो है फ़ौरन टाइट हो जाते हैं, फ़ौरन फटीक में जाने लगते हैं। तो हमने क्या करना है, मसल की स्ट्रेंथनिंग करनी है। अगर मोरे हैं यानी कि फॉर एग्जांपल कंप्रेशन आ रही है जिसकी वजह से शियाटिक नर्व कंप्रेस हो रही है, पूरी लेग में नमनेस आ रही है, या एक पेन जो है वो रेडिएट कर रहा है, तो हमारे पास जो फिजियोथेरेपी में ट्रीटमेंट है वो ट्रैक्शन प्रोसीजर है, वो दे के उनकी जो नर्व्स हैं उनको रिलीज़ कर लेते हैं। उनके सिम्टम्स जो है वो स्लोली ग्रेजुअली खुद ब खुद कम होता है। डॉक्टर साहब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। वजीहा बैक है, वजीहा बैक बैक पेन के लिए कोई एक्सरसाइज और मेडिकेशन अगर आप बता रहे। बैक पेन की एक्सरसाइज बिल्कुल इसकी फिर मेरे हमारा जो अपना एक चैनल है उस पर आप बॉडी एक्सपर्ट्स के नाम से वो कर सकते हैं, या नेक्स्ट मरहम को मैं प्रोवाइड कर देता हूँ ये वीडियो जो कि बैक लोअर बैक की एक्सरसाइजेस के लिए जो है वो ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। मगर ये है कि आपने फर्स्ट जो है अपने सिम्टम्स बताने, क्योंकि हर सिम्टम्स के हवाले से सेपरेट एक्सरसाइज है। अगर आपको जस्ट मस्कुलर पेन है तो एक इंडिविजुअल एक्सरसाइज होती है, और अगर आपको कोई पेन जो है रेडिएट कर रहा है या नेमनेस हो देन एक्सरसाइज विल बी चेंज। तो वो हम मरहम को मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, दे विल अपलोड ऑन दी पेज इंशाल्लाह। कमर में अक्सर पेन होना शुरू हो जाती है, अभी अनमैरिड हूँ, इसकी क्या वजह हो सकती है? हमारे यहाँ मैंने ये कहा कि सबसे मेन प्रॉब्लम जो है हमारे बिल्कुल लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी है। एक तो लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, दूसरा हमारे यहाँ पर विटामिन डी की यानी कि 90 to 95% इन ह्यूमन बॉडी में जो है यहाँ पर आजकल जो है वो विटामिन डी की डिफिशिएंसी है। उसकी मेन रीज़न क्या है, वो धूप में बिल्कुल नहीं बैठ रहे, क्योंकि इंसान की बॉडी के लिए विटामिन डी जो है मसल के लिए, बोन्स के लिए, जॉइंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मसल्स जो है अगर वीक होंगे उसकी एक रीज़न जो है विटामिन डी, या बोन्स की वीकनेस की वजह से रीज़न जो है विटामिन डी भी है। तो हमारी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशिएंसी है कि इंसान को ये कैसे समझ सकता है कि मेरे अंदर विटामिन डी की कमी है। 2-3 सिम्टम्स हैं, उनको जनरलाइज बॉडी में एक वीकनेस महसूस होगी, हेडेक की सिम्टम्स उनको महसूस होगी, जॉइंट से मल्टीपल एक क्रेपिटस साउंड जिसे हम कहते हैं, जैसे कि वो ज़मीन पे बैठता है या उठता है तो जॉइंट से आवाज़ें आती हैं, तो दैट इज़ द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। वो भी एक रीज़न है आजकल में। सेकेंड रीज़न जो है वो मस्कुलर वीकनेस, जो मैंने कहा एक्सरसाइज नहीं है, डेली लाइफ में कोई एक्टिविटी नहीं है, और एकदम से, और स्पोर्ट्स में मैंने मल्टीपल ऐसे पेशेंट्स देखे हैं कि वो स्पोर्ट्स पर्सन मेरे पास आते हैं, कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं है, कोई वार्म अप नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है, तो डायरेक्ट जो है वो जाते हैं खेलने के लिए, जिसकी वजह से उनको एकदम से पेन जो है हो जाता है, या मसल क्रैम्प होते हैं या मसल स्पाज़म में जाने लगते हैं। एक और क्वेश्चन आया, हाउ टू डायग्नोज ऑर्थो एंड न्यूरोजेनिक पेन? और ऑर्थो और न्यूरोजेनिक से मुराद ये है कि अगर बैक पेन में इंसान के बैक में प्रॉब्लम है, मैंने ये पहचान ये कहा कि मसल्स जो है वो टाइट होने लगते हैं, या मस्कुलर स्पाज़म होता है, या डल एक होता है, तो इंसान जो है वो इजीली मसल्स को खुद यानी कि पेशेंट खुद इस चीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं कि मुझे मस्कुलर पेन है। न्यूरोजेनिक पेन से मुराद ये है कि पेन जो है वो नीचे पाँव तक रेडिएट कर रहा होगा, नीचे पाँव जो है वो नमनेस में जा रही होगी। ऑर्थोजेनिक पेन ये होगा कि बैक जो है बिल्कुल स्ट्रेट होगी, कोई मूवमेंट जो है कंफर्टेबिलिटी में नहीं जाएगी, तो जॉइंट जो है वो इजीली मोबाइल नहीं होते, जॉइंट जो है वो इजीली आपस में ओपन नहीं होते, जैसे हम बेंडिंग करते हैं या स्ट्रेट होते हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो एक प्रॉपर हमारी मूवमेंट नहीं हो पाती। अलीज़े गुल हैं, कहते हैं मेरी टांग टूटी है 3 मंथ से और हड्डी जुड़ ही नहीं रही, क्या ही इशू हो सकता है? अगर इंसान की बॉडी में कोई बोन जो है यूनाइट ना हो या यूनियन ना हो, इसकी मेन रीज़न ये है कि वो एक तो कैल्शियम की डिफिशिएंसी हो सकती है, दूसरा विटामिन की डिफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास जो मेन चीज़ है वो विटामिन सी में भी आप के अंदर जो है वो विटामिन सी की डिफिशिएंसी हो, जिसकी वजह से वो हीलिंग पावर जो है उस तरीके से ना हो, वो जैसे हील होता है दोबारा से वो जो इंजरी है वो फ्रेश हो जाती है। एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि मसल्स जैसी फ्रैक्चर हुआ यानी कि बोन यूनाइट नहीं हो रहा, आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, उसके साथ साथ फिजियोथेरेपी में आपके मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करने ताकि उस इंजरी को और
प्रोटेक्ट कर सकें। और मेन ज़रूरी जो है दैट इज़ विटामिन डी एंड मल्टीपल जो हमारे बॉडी में है वो विटामिन की डिफिशिएंसी की वजह से, आपकी डाइट की वजह से। एक और चीज़ है, अगर एज ज़्यादा है पेशेंट डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को प्रॉपर तरीके से वो देखें, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से भी जो इंसान की बॉडी की हीलिंग पावर है या सेल्स रीजनरेशन का प्रोसेस है वो स्लो डाउन होने लगता है। डॉक्टर साहब, अब आते हैं हमारे जो दूसरा टॉपिक है जॉइंट पेन। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन जॉइंट पेन प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर साहब? इंसान की बॉडी में जो मोस्ट कॉमन जॉइंट पेन है वो वेट बेरिंग जॉइंट हम कहते हैं, जिसे हम नी जॉइंट कहते हैं। यानी कि हर 45-50 इयर्स ओल्ड में जाने के बाद फ़ौरन जो है मेरे पास मोस्टली कॉमन पेशेंट वो नी पेन के हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। उसकी मेन वजह ये है कि वो अगेन वही बात होती है, एक्सरसाइजेज नहीं है, मसल्स वीक हैं, तो जो प्रेशर है पूरा घुटनों पे जा रहा है। क्योंकि इंसान की बॉडी की जो वेट है, एक तो वेट ओबेसिटी जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पूरी बॉडी के लिए। ओबेसिटी से यानी कि डायबिटीज़ भी हो सकता है, ओबेसिटी से जो कार्टिलेज है वो डैमेज हो सकता है। एक मस्कुलर वीकनेस हो और उसके बाद डायबिटीज़ हो पेशेंट या ओबेसिटी हो, उसकी वजह से कार्टिलेज डैमेज होने लगता है। क्योंकि इंसान की बॉडी में एक प्रॉपर बॉडी होती है, वेट ज़्यादा हो तो जॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर आने लगता है। क्योंकि जो नी जॉइंट है वो इस पोजीशन में एक जॉइंट है जिसके बीच में कार्टिलेज होता है। अगर मसल्स जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली दैट इरोज दैट कार्टिलेज। अगर कार्टिलेज इरोज होने लग जाता है तो दोनों बोन्स आपस में फ्रिक्शन कॉज करती है, तो दैट कॉजेज़ नी पेन। और आजकल यंग एज में ये होने लगा है। इसके दो मेन कॉजेज़ हैं, एक तो विटामिन डी की डिफिशिएंसी की वजह से, सेकंड थिंग जो है वो मस्कुलर वीकनेस की वजह से। क्योंकि हमारे जॉइंट को प्रोटेक्ट कर कौन रहा है? मसल्स कर रहे हैं। मसल्स वीक हैं तो प्रेशर जो है वो जॉइंट के ऊपर जाता है, जॉइंट के ऊपर जाएगा जो जॉइंट के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स हैं, जो कार्टिलेज हैं, जो लिगामेंट्स हैं, जो मेनिस्काई हैं, उन सब को जो है वो इंजर्ड करने लगता है। तो फिजियोथेरेपी में हम क्या करते हैं, तो हम यानी कि सॉफ्ट टिश्यू को, कार्टिलेज को, हमारे पास ऐसी मशीनें हैं जो वो रीजनरेट तो कर रहा होता है, मगर इसके साथ साथ मेन जो चीज़ें हमने यानी कि क्वाड्रिसेप जो नी के मेन मसल्स हैं उसको स्ट्रेंथनिंग करनी है, तो पेशेंट के सिम्टम्स स्लोली ग्रेजुअली कम होने लगते हैं। डॉक्टर साहब, ये अस्सलाम वालेकुम जनाब डॉक्टर साहब, ये साइकिल सेल कोई बीमारी है? साइकलसेलसीमिया जो है ये अगेन बोन्स के रिलेटेड एक बीमारी होती है। वो कॉन्जेनाइटल भी हो सकती है, उसकी वजह से जो है पेशेंट के जॉइंट्स जो है वो इरोज होने लगते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के सिम्टम्स आते हैं। मगर बहुत सारे पेशेंट जो है वो यूट्यूब से, गूगल से ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं कि वो ये मुझे सिम्टम्स से ये डायग्नोज हो जाता है, क्योंकि ये बहुत रेयर कंडीशन है। हर पेशेंट में ये नहीं होता। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो अपने गूगल से देख के सर मुझे ये सिम्टम्स है तो ये हो सकता है, तो ये ज़रूरी नहीं है ये कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सके। तो वो अपने जो है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर को दिखाएं कि वो सही से डायग्नोज करें इंसान की बीमारी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक और क्वेश्चन है, ओवरवेट की वजह से भी बैक पेन होता है? बिल्कुल। बैक, इंसान की बॉडी के अंदर एक मेन पिलर जो है दैट इज़ स्पाइन, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है वो इंसान के बॉडी का एक पिलर है मेन। अगर इंसान की बॉडी का नॉर्मल वेट जो है 80 है और अगर वो बियॉन्ड अपने लिमिट से ज़्यादा वेट बढ़ा देता है तो वो एक जॉइंट पे और प्रेशर आने लगता है। और प्रेशर होगा, एक तो ऑलरेडी मसल्स वीक है, ऊपर से वेट बढ़ जाता है, तो वीक मसल पे और प्रेशर देना तो ऑटोमेटिकली दैट इंडिकेट्स के ये पेन है। अगर ये मस्कुलर पेन है तो दैट कैन इजीली बी रिकवर्ड, कि वो घर पे भी बैठ के एक्सरसाइजेस करें, मसल्स की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि मेडिसिन, ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़ियोथेरेपी आपका इलाज करें। आपने मल्टीपल चीज़ों को अपने अंदर देखना होता है कि आपने अपना पोस्चर मेंटेन करना है। सेकेंड थिंग, आपने अपना वाटर इंटेक लेना है, क्योंकि इंसान की बॉडी के अंदर 70 to 80% पानी का रोल है। पानी की वजह से इंसान की बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट होती है। पानी की वजह से जो है वो इंसान की बॉडी में जो गर्दिश खून है वो बेहतर रहता है। पानी की वजह से जो है वो एक नॉर्मल तरीके से एक मूवमेंट होती है। तो ये सारी पानी की, आजकल बहुत सारे लोग पानी बहुत कम पीते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं। तो वो सिर्फ मेडिसिन ठीक नहीं करती। आप लोग यानी कि पेशेंट्स को, यानी कि जो भी पब्लिक इस वक्त सुन रही है, तो वो अपने लाइफ के अंदर ये भी मॉडिफिकेशन डालें कि अपने पोस्चर को, अपने वाटर इंटेक जो है, विटामिन डी यानी कि हीलियोथेरेपी, जो सन बात है, ये सारी चीज़ों को देके इंशाल्लाह फिर पेशेंट जो है वो बेहतर हो सकता है। डॉक्टर साहब, व्हाट डिजीज इफेक्ट्स द जॉइंट्स? जिस तरह मैंने ऑस्टियोआर्थराइटिस की जिक्र किया, जो कार्टिलेज जिसमें प्रॉब्लम होता है, इस तरीके से हमारे पास रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक बीमारी है। मल्टीपल ये बीमारियां जो है वो जॉइंट्स की इफेक्ट कर देता है।
अब ये डिज़ीज़ जो है हमने एक तो होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर मेडिसिन दे रहे हैं वो मेडिसिन बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला के बाद जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो इंसान की बॉडी को यानी कि इनकी लाइफ को बचाता है। अल्लाह ताला के बाद एक फिजियोथेरापिस्ट है वो इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करता है। तो ये जो डिज़ीज़ हैं इनके साथ साथ मॉडिफिकेशन में एक तो मेडिसिन लेने हैं, उसके साथ साथ मसल की स्ट्रेंथनिंग करनी है और अपने लाइफ की मॉडिफिकेशंस को बढ़ाने हैं। क्योंकि ये कंडीशन रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो भी हर पेशेंट इजीली डायग्नोज नहीं करता, क्योंकि उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं कि स्मॉल फिंगर्स में जो है वो पेन आने लगता है, सुबह उठने के बाद शदीद दर्द होता है उनकी उंगलियों के अंदर, पाँव की उंगलियां, हाथ की उंगलियां, जॉइंट पेन। इसके साथ साथ गाउट जो है गाउटी वो भी जॉइंट को इफेक्ट कर देता है। यूरिक एसिड हमें नहीं पता होता, हम गोश्त मतलब एक्स्ट्रा लिमिट से ज़्यादा ले रहे होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें देखनी होती हैं, हमें अपनी लाइफ को एक अपनी जो वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जो एक इंसान के बॉडी के लिए वो नुकसानदेह साबित हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम क्या डॉक्टर साहब जो स्ट्रेस से भी जॉइंट पेन हो सकता है, असर पड़ सकता है? बिल्कुल, स्ट्रेस से बिल्कुल हो सकता है। इंसान के बॉडी में यानी कि नेक पे अगर स्ट्रेस होगा तो ऑटोमेटिकली वो मेंटल स्ट्रेस की तरफ जाएगा, यानी कि अगर फिजिकल स्ट्रेस होगा तो वो मेंटल स्ट्रेस की तरफ जा सकता है, और अगर वो मेंटल स्ट्रेस होगा तो वो ऑटोमेटिकली फिजिकल स्ट्रेस की तरफ भी जा सकता है। क्योंकि इंसान के बॉडी का जो मेन पार्ट है यानी कि ब्रेन स्ट्रेस कब होता है? ब्रेन यानी कि ओवर थिंकिंग की वजह से, यानी कि एक इंसान को स्ट्रेस होगा तो वो पूरी बॉडी को मुतासिर करता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इंसान की बॉडी के अंदर जो ब्रेन है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। यानी कि मैं एक मिसाल दूँ, गाड़ी में जो एक इंजन है इसी तरह इंसान की बॉडी में एक जो ब्रेन है। तो अगर ब्रेन ओवर प्रेशर होगा या स्ट्रेस में होगा तो ऑटोमेटिकली पूरी बॉडी जो है वो मुतासिर होगी इससे। तो हमने क्या करना है, अपने स्ट्रेस लेवल को पहले तो ये देखना है स्ट्रेस क्यों है, वो कॉज देखना है। देखो, स्ट्रेस भी दो किस्म के हैं, पॉजिटिव स्ट्रेस है, नेगेटिव स्ट्रेस है। पॉजिटिव स्ट्रेस जो है वो एक इंकरेजमेंट प्रोवाइड करता है, नेगेटिव स्ट्रेस जो है वो बॉडी को मुतासिर करता है। तो हमने किसी बात को लेके स्ट्रेस नहीं डालना, हमने किसी बात को समझ के, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ जाना है, सोल्यूशन देखना है। स्ट्रेस होगा तो यानी कि अपनी जो बॉडी है वो इस चीज़ से मुतासिर होगी। मस्कुलर पेन भी हो सकता है, जॉइंट पेन भी हो सकता है, और मल्टीपल प्रॉब्लम हो सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेस की वजह से ज़रूरी नहीं है मस्कुलर पेन हो, स्ट्रेस की वजह से ये भी ज़रूरी नहीं है कि जॉइंट पेन हो। स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे लोगों को डायरिया होता है, स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे लोगों को बैक पेन, सीवियर बैक पेन होता है। तो हमने स्ट्रेस को जो है वो अवॉइड करना है, ताकि इंशाल्लाह तो सिम्टम्स जो है ऑटोमेटिकली हमारे रिलीफ हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, मसल्स और जॉइंट्स अक्सर लोगों के रात के वक्त सोते वक्त दर्द करते हैं, इसकी क्या वजह? जो हमारे ऑलमोस्ट अगर मैं लेबर की बात करता हूँ तो उनमें मस्कुलर पेन, जॉइंट पेन दिन में नहीं होता इतना, जो कि वो इतना वर्क भी करते हैं, काम भी करते हैं, इसमें इसलिए नहीं होता क्योंकि उनकी जो गर्दिश खून है, जो इंसान के बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट होता है। वो जितना ज़्यादा होता है पेशेंट को पेन कम होता है। इसकी मिसाल मैं यूँ दे सकता हूँ, अगर कहीं दो बंदों की लड़ाई होती है, उनको कुछ भी लगे, कोई भी यानी कि शार्प ऑब्जेक्ट से उनको इंजर्ड करता है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उस वक्त सर्कुलेशन इंसान की बॉडी का बहुत हाई रहता है। तो अगर काम भी कर रहा हो तो वही रीज़न है कि वो कोई इशू नहीं होता। जब वो घर आके रात में लेट जाता है तो पूरे जो बॉडी का पेन है वो दोबारा से आने लगता है। जॉइंट भी हो सकता है, बैक पेन भी हो सकता है, ये भी एक रीज़न है। सेकंड रीज़न ये है कि विटामिन डी की डिफिशिएंसी, जिस तरह मैंने पहले कहा, कैल्शियम की, विटामिन डी की, मिनरल्स की कमी की वजह से भी इंसान की बॉडी में पेन रह सकता है। थर्ड रीज़न ये है, जिस तरह हमने पहले स्ट्रेस की बात की, तो स्ट्रेस की वजह से भी इंसान की बॉडी में रात को पेन रह सकता है, जिसकी वजह से वो पूरी बॉडी डिस्टर्ब होती है, इंसोम्निया होता है, नींद भी प्रॉपर तरीके से नहीं आती। डॉक्टर साहब, हाउ डू गेट अ गुड नाइट स्लीप विद आर्थराइटिस? अब आर्थराइटिस के साथ, आर्थराइटिस भी 5 स्टेजेस हैं। आर्थराइटिस ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। आर्थराइटिस से मुराद ये कि जॉइंट्स यानी कि एरोस हो, कार्टिलेज ख़त्म हो। तो इसमें ग्रेड 1 में, ग्रेड 2 में हमें इतना नहीं पता चलता, मगर पेशेंट आते हैं उनको यानी कि सिम्टम्स भी आते हैं, साइंस भी हमें लग रहे हैं कि आर्थराइटिस है, मगर पेशेंट इसमें नहीं मानते। मगर ग्रेड 3 में, 4 में पेशेंट जैसे ही रात को लेटता है उनको जॉइंट पेन, सीवियर पेन होता है। तो इसमें मॉडिफिकेशन कैसी हो सकती है, हम किस तरह कैसे सुकून में रह सकते हैं? यानी कि रात में लेटने के बाद आप अपने नी की प्रॉपर एक्सरसाइजेस करें, जो मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइज है वो करें, मोबिलिटी को गेन करने के लिए एक्सरसाइजेस करें, और रात में सोने से पहले अपने जो घुटने हैं उनके नीचे एक आप टॉवल भी प्लेस कर सकते हैं, पिलो प्लेस कर सकते हैं, और जिसकी वजह से आपको पेन जो है वो कम होगा और प्रॉपर स्लीप होगी। सुबह उठने के बाद अमूमन जो है जॉइंट पेन वालों को ज़्यादा पेन हो रहा होता है, उसकी मेन रीज़न ये है
कि वो पूरी रात एक ही पोजीशन में घुटने रहते हैं, जिसकी वजह से सुबह उठने के बाद उनसे पाँव रखा नहीं जाता। तो घुटनों को जो है वो प्रॉपर तरीके से जैसे ही उठते हैं अपनी एक्सरसाइजेस करें ताकि थोड़े से मसल काम करें, थोड़े से सर्कुलेशन बेहतर है तो उनको पेन कम होगा। तो बेस्ट सोल्यूशन जो है वो आर्थराइटिस के लिए जो है वो एक्सरसाइजेज हैं और मसल स्ट्रेंथ इन्हांस करें, उनकी अपनी स्ट्रेंथ करें ताकि इनको सिम्टम्स जो है वो डे बाय डे कम। डॉक्टर साहब ये एक क्वेश्चन है, विच इज़ बेटर फॉर जॉइंट पेन, हीट और आइस? इंसान, मैंने ये कहा कि आइस हम तब लगाते हैं जब एक अक्यूट इंजरी हो, यानी कि जब जैसी अक्यूट इंजरी से मुराद ये यानी कि अभी फौरी इमीडिएट में 1-2 दिन पेशेंट गिरा, उनको स्वेलिंग हुई, इंजर्ड हुआ, तो स्वेलिंग जब होती है या इन्फ्लेमेशन होता है तभी इंसान की बॉडी में स्वेलिंग होती है। तो वो आइस के बड़ा अच्छा रोल है। आइस का काम क्या होता है कि वो वेजो कंस्ट्रिक्शन एक प्रोसेस होता है कि वो जो स्वेलिंग है वो कम कर देता है, सर्कुलेशन को हल्का कर देता है। अगर क्रॉनिक हो यानी कि 4 साल से 5 साल से 10 साल से किसी पेशेंट को बैक पेन है, घुटनों का दर्द है, तो हाइट जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि वो इस एरिया की सर्कुलेशन बढ़ाता है। क्योंकि सर्कुलेशन बढ़ाने की वजह से पेशेंट रिलीफ में क्यों जाता है, क्योंकि सर्कुलेशन के अंदर इंसान की बॉडी को सेल्स को खुराक जाती है, इंसान की बॉडी में ऑक्सीजन जाता है, इंसान की बॉडी में एक जो रफ्तार है जो खुराक के सेल्स के वो जाते हैं, इसलिए सर्कुलेशन से पेशेंट जो है वो बेहतर होता है। तो अक्यूट कंडीशन में हीट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो इसलिए बता रहा हूँ बहुत सारे पेशेंट जो है वो आते हैं इंजर्ड होने के बाद, वो कहते हैं हमने हॉट पैक अप्लाई किया था जिसकी वजह से उसी वक्त सुकून आया, बाद में बहुत सीवियर पेन हुआ। तो इस हीट को हमने अक्यूट कंडीशन में अवॉइड करना है। क्रॉनिक कंडीशन हो, नेक पेन है, बैक पेन है, अगर वो 2 महीने से 3 महीने से साल से 5 साल से वो है, वो हीट थेरेपी जो है वो बहुत बेनिफिशियल है उन पेशेंट के लिए। अक्यूट के लिए जो आइस जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल। फरखंदा माहीन है, I have sometimes neck back side pain. Is it cervical? नेक पेन जो है सर्वाइकल, हम नेक को कहते हैं बेसिकली। नेक, गर्दन या सर्वाइकल ये तीनों एक ही बात है, क्योंकि सर्वाइकल मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं। तो सर्वाइकल पेन क्यों होता है, मेनली कॉजेज़ ये है कि अगर एक इंसान ने तकिया अपने लिमिट से ज़्यादा ऊंचा लिया हुआ है तो इसकी वजह से भी नेक पेन हो सकता है। मोबाइल फ़ोन अगर हम इस पोस्चर में ज़्यादा ले रहे हैं तो भी नेक पे प्रेशर पड़ सकता है। तो हमने जब भी कोई भी काम करना है, लैपटॉप यूज़ करें, आजकल स्टूडेंट्स में नेक पेन मोस्ट कॉमन है। इसके 2-3 रीज़न, एक तो वो स्टडी करते हुए तो वो नेक बेंड होती है, और मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने से होता है ये, और अपने जो पोस्चर है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता, पिलो हम ज़्यादा ऊंचा लेते हैं जिसकी वजह से मस्कुलर पेन हो सकता है और वो नेक पेन को अगर वक्त के साथ ट्रीट नहीं किया गया या मसल स्ट्रेंथ को नहीं ट्रीट किया गया तो वो स्लोली ग्रेजुअली मिग्रेन की तरफ जाते हैं। मिग्रेन क्या चीज़ होती है, वो हाफ साइडेड पेशेंट को जो है हाफ साइड पेन हो रहा होता है हेड का, जिसे हम मिग्रेन कहते हैं। उसकी भी रीज़न मेन क्या है कि इंसान के नेक के अंदर यहाँ एक स्केलेटनी मसल होता है जिसके अंदर पुअर पोस्चर की वजह से या डिहाइड्रेशन की वजह से एक ट्रिगर पॉइंट बन जाता है, वो फिर सर्कुलेशन जो है वो रोक देता है ब्रेन की तरफ या सर जो हेड की तरफ, जिसकी वजह से मिग्रेन हो सकता है। और अगर नेक पेन को कवर नहीं किया गया वक्त के साथ, दैट इन्वॉल्व्स लोअर बैक मसल। जिनको नेक की प्रॉब्लम होती है वो बैक जो है ऑटोमेटिक इन्वॉल्व करता है, क्योंकि ये कर्वेचर अल्लाह ताला ने बनाया। अगर वो सी शेप है तो दोनों कर्वेचर को जो है वो चेंज कर देते हैं। तो लिहाजा में पेन अगर इनिशियल में हो, फ़ौरन वी नीड टू रिमूव दैट द कॉज ऑफ द पेन, नाइदर द पेन। अरबाब अमान साहब है, मदर एज 59, आर्थराइटिस, नी पेन, इवन यूज बेफ्लाम। बिल्कुल, बेफ्लाम जो है वो ले रही हैं, वो एक टेम्परेरी 7 घंटे 8 घंटे उनको रिलीफ ज़रूर देती है, मगर आपने ये देखना है कि मदर को अगर आर्थराइटिस है तो यानी कि एज भी इतनी नहीं है इसकी। 59 नो इशू। ये 59 जो है अगर हम अपने आप को कंपेयर करते हैं बाहर फॉरेनर्स के साथ तो वो 80-85 यानी कि आर्थराइटिस बुक्स ये कहती हैं 80-85-90 साल के बाद होना चाहिए। हमारे यहाँ ये 50, हम 50 को बहुत बड़ा समझते हैं। 50 इज़ नॉट दैट मच एज। अगर अपनी बॉडी फिजिकल फिटनेस की बात करें तो हम अपने बॉडी का ख्याल करते नहीं हैं। हमने खाना खाया फ़ौरन लेट गए, हमने खाना खाया फ़ौरन फ्रूट ले लिया, क्योंकि हमें ये नहीं पता खाने के फ़ौरन बाद फ्रूट लेने से जो है वो डाइजेशन डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से टमी हमारी निकल सकती है, जिसकी वजह से बॉडी में वेट पड़ सकते हैं। इस वक्त मोस्ट कॉमन कॉजेज़ जो है लार्ज टमी की वजह से है वो बैक पेन होता है, क्योंकि प्रेशर आगे की तरफ होगा तो बैक में कॉज हो सकता है। मैं इन पेशेंट की तरफ आ रहा हूँ जिन्होंने आर्थराइटिस का क्वेश्चन किया मदर का, तो लिहाजा आप जो है प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं कि वो क्वाड्रिसेप मसल की स्ट्रेंथनिंग करें, साथ साथ में बैक की मसल की स्ट्रेंथनिंग करें, ग्लूटियल की मसल की स्ट्रेंथनिंग करें, तो डे बाय डे उनकी जो है वो
पेन कम होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ वाटर इनटेक उनका बढ़ाएं। विटामिन डी लेने के लिए उनको ज़रूरी नहीं है आप इन ड्रॉप डी या जो भी विटामिन की मेडिसिन है वो लें, आप धूप में बिठाएं इनको 30 to 40 मिनट्स, वो भी सुबह की धूप, जो कि सुबह 7 बजे से 9 बजे के दरमियान या असर के वक्त 4 से 6 बजे के दरमियान, ये 2 टाइमिंग जो है वो बहुत बेनिफिशियल है विटामिन डी के लिए। इसके अलावा धूप जो है इंसान को नुकसान दे सकता है, ये 2 टाइमिंग जो है वो फ़ायदेमंद है इंसान की बॉडी के लिए, जो कि विटामिन डी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो है वो जो फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं वो भी करें, साथ में आप घर पे भी हर 3-4 घंटे के बाद वही एक्सरसाइज रिपीट करें, तो विद इन वीक जो है आप इंशाल्लाह आपकी मदर जो है वो पेन फ्री हो जाएंगी इंशाल्लाह। अरबाब अवान साहब, आपके क्वेश्चन का तफसील से डॉक्टर साहब ने जवाब दिया है। आपका दूसरा क्वेश्चन भी आया है, आप रिपीट में भी हमारा डॉक्टर साहब का जवाब सुन सकते हैं। दूसरा रुबीना अंसारी है, L4 डिस्क क्यों स्लिप हो जाती है? L4 डिस्क स्लिप क्यों होता है? क्योंकि इसकी रीज़न मैंने आपको ये बताया कि मेन चीज़ मस्कुलर वीकनेस की वजह से, जो हम किसी भी बॉडी को वेट लिफ्ट करते हैं इसका अपना बायोमैकेनिक्स होता है। हम अपने बैक को बेंड करके लिफ्ट करते हैं। ख़वातीन में अक्सर हमने बाल्टी उठा ली, हमने कोई वज़न उठा लिया जिसकी वजह से हमें पेन हुआ और पाँव में रेडिएट कर रहा है। तो ये जो रीज़न है, ये एक तो फर्स्ट रीज़न मस्कुलर वीकनेस, क्योंकि अगर मसल वीक नहीं होते हैं तो आपने जो वेट उठाया, जो भी पोस्चर पुअर पोस्चर भी होगा तो वो आपका जो वेट है वो मसल बियर करेगा। मसल में अगर एनर्जी नहीं होगी या वीक होंगे तो वो ऑटोमेटिक L4 L5 जो S1 है उस रीजन पे जो है वो अपना डिस्क स्लिप कर जाता है। उसकी वजह यही है कि पोस्चर ठीक नहीं होता, वज़न जैसे ही हम उठाते हैं एकदम से, बहुत सारे लोगों को पेशेंट वो कहते हैं चुक कर की आवाज़ भी आती है, तो एक आवाज़ भी होती है जो अपनी जगह से स्लिप कर जाता है। बाकी डिस्क बल जो है दैट इज़ कॉमन, उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं अगर अपनी MRI जाके कराऊंगा, मुझे कोई पेन है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें भी डिस्क बल जो होगा दैट इज़ कॉमन, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक इसके साथ मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग करनी है। इफ़ दैट कन्वर्ट्स टू डिस्क हर्निएशन या प्रोलैप्स, वो इंसान की बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं। उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी चाहिए, वज़न नहीं उठाना चाहिए, अपने पोस्चर का ख्याल करना चाहिए, और नहीं किया तो आगे जाके वो फिर जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि वो इनकॉन्टिनेंस की तरफ जा सकता है, यूरिन उनके कंट्रोल में नहीं रहेगा, स्टूल कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो फिर सर्जरी के अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं। आयशा तलत है, हाउ टू रिलीव अ क्रोनिक थ्रोबिंग पेन स्टार्टिंग एट द pelvic level behind the thigh and traveling down towards the ankle level? बिल्कुल, ये अगेन नर्व की जो सिम्टम्स बता रही हैं, तो ये अगेन नर्व की प्रॉब्लम है। अगर वो एज पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल थेरेपीज़ हैं कि रिलीफ करने के लिए, तो वो एज कितनी है, क्योंकि हमने पेशेंट की एज हमारे पास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी मॉडलिटीज़ है एज ज़्यादा हो तो हम नहीं लगा सकते, प्रिकॉशन है हमारे पास। पेशेंट की एज, पेशेंट की हिस्ट्री, कब से पेन है, ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरी यानी कि पता होनी चाहिए, तभी हम एक प्रॉपर आपको आंसर दे सकते हैं। लिहाजा फ़िलहाल जो है वो जस्ट थ्रोम्बिक पेन के लिए एक्सरसाइज, जिस तरह मैंने पहले दोहराया कि मैं एक्सरसाइज जो है मल्टीपल कंडीशन के लिए दे दूँगा, तो इंशाल्लाह ये मरहम वाले जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। फरहान रज़ाक है, आई हैव पेन bilaterally in both hips due to which I am having trouble in walking since 4 to 5 months. What may be the possible cause? अगेन जो फर्स्ट बेसिक बुनियादी कॉज बार बार मैंने रिपीट किया, दैट इज़ मसल्स। ठीक है, मसल्स वीक होते हैं तब भी इंसान की बॉडी जो है, मसल इम्बैलेंस होने की वजह से भी इंसान की बॉडी जो है वो बायोमैकेनिक्स ख़राब होने लगता है। बायोमैकेनिक्स ख़राब होगा तो ऑटोमेटिकली जो अपना एक सैक्रोइलिएक जॉइंट है वो डिस्टर्ब होगा, इसके साथ साथ वर्टेब्रीज हमारी डिस्टर्ब होंगी, स्लोली ग्रेजुअली मसल्स वीक होंगे, एक साइड के स्ट्रॉन्ग होंगे तो स्कोलियोसिस की तरफ जाएगा। यानी कि मल्टीपल इसमें रीजंस हो सकते हैं कि वो पेशेंट की अगर हम फिजिकल असेसमेंट करेंगे देन वी कैन ईजिली डायग्नोज दैट पेशेंट। मगर ये है कि एक्सरसाइजेज जो है वो आपको रिलीफ करता है और आपकी जो पोस्चर है वो ठीक होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपकी डाइट और अपनी जो भी वर्क स्टेशन है या अर्गोनॉमिक्स है, यू नीड टू चेंज ऑल दैट। ये रुबीना अंसारी है जिन्होंने L4 डिस्क क्यों स्लिप हो जाती है वो क्वेश्चन किया था। इनका एक क्वेश्चन है कि वो कहती हैं मुझे शाटिका भी है, इसका कोई इलाज है? बिल्कुल, जो आपने डिस्क की बात की, शियाटिका होता क्यों है, क्योंकि जब कमर में मोरा स्लिप हो जाता है यानी कि अपनी तरफ से डिस्क निकलता है, वो एक शियाटिक नर्व वहाँ से अराइज होती है, तो दोनों टांगों में फिर एंकल तक वो जा रहा होता है, सप्लाई कर रहा होता है नीचे। तो अगर डिस्क अपनी जगह से हिल जाता है वो नर्व को कॉम्प्रेस करने लगता है, नर्व कॉम्प्रेस होगा तो दैट इज़ बेसिकली शियाटिका। शियाटिका इज़ नॉट अ डिजीज़ बेसिकली। शियाटिका क्या है, वो एक कंडीशन है
शेटिका होता क्यों है, उसकी बुनियादी रीज़न डिस्क हर्निएशन, डिस्क हर्निएट हुआ जिसकी वजह से नर्व को कॉम्प्रेस किया, जिसे हम शेटिका कहते हैं। तो इसकी बेस्ट हल ये कि आपने अपने पोस्चर को मेंटेन करना है। मेडिसिन तो आप ले रहे होंगे, इसके साथ साथ एक्सरसाइजेस करनी है। ऐसी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होगी कि वो किस तरीके से किस तरफ जो है वो हर्निएट हुआ ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वो लेटरल हर्निएशन है, इंटीरियर हर्निएशन है, किस तरफ हर्निएट हुआ है। प्रॉपर या फ्लेक्शन एक्सटेंशन बायस की अपनी जो एक्सरसाइजेज है वो हम प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से पेशेंट के सिम्टम स्लोली ग्रेजुअली खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाए। बिनते हवा है, हाउ टू स्ट्रॉन्ग मसल स्पेशली नेक एंड शोल्डर्स मसल। नेक की जो स्ट्रेंथनिंग के लिए हमारे पास बेस्ट एक्सरसाइज जो है दैट इज़ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। अगर आप यूट्यूब पे लिखेंगे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज फॉर नेक या नेक ज्वाइंट तो आपके सामने आ जाएंगे, जिसकी हमारे मेन मसल जो है ट्रेपेजियस है, स्टेनोक्लीडोमेस्ट्रॉइड है, ऑक्सीपिटस मसल है, ट्रैप्स मसल है, रोम्बॉइड्स मसल्स हैं, तो के अपर बैक की स्ट्रेंथनिंग के लिए ये सारे मसल स्ट्रॉन्ग होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पेन कम होगा। क्योंकि हमने पेन को नहीं ख़त्म करना, पेन के कॉज को ठीक करना है। क्योंकि कॉज क्या है, बुनियादी मस्कुलर वीकनेस है, और क्रोनिक होता है तो दैट कन्वर्ट्स टू डिस्क पैथोलॉजीज। तो एक्सरसाइज जो है आइसोमेट्रिक इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर नेक पेन। उम्मे ज़ैनब है, मेरी एक्सरे रिपोर्ट में L1, L2, L3, L4 स्लिप है, इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? आई एम 45 एज। 45 ईयर्स ओल्ड है, बिल्कुल इसके साथ अगर ऑस्टियोपोरोटिक नहीं है या और इनको पैथोलॉजी नहीं है इनकी बॉडी के लिए तो फिजियोथेरेपी जो है बेस्ट सोल्यूशन है इसके लिए। हम ट्रैक्शन, हमारे पास ऐसी मॉडलिटी है जो कि आपके बैक पे लगा के एक ट्रैक्ट करते हैं बैक को, जिसकी वजह से जो मोरा है वो अपनी जगह पे जाने लगता है और नर्व जो है वो ऑटोमेटिक जो है कम, जो पेन है वो सिम्टम्स वो कम होने लगते हैं। इसके साथ साथ आपकी मल्टीपल ऐसी एक्सरसाइज हम बताएंगे। अगर कर्वेचर आपका लॉस है, स्ट्रेटिंग ऑफ बैक है या लॉर्डोटिक है, आपकी जो कर्वेचर है वो हम दोबारा से इनको गेन कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपके सिम्टम्स कम होना शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, एनी फूड कैन स्ट्रॉन्ग मसल और मेडिसिन? मेडिसिन स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकती मसल्स को, मेडिसिन जस्ट आपको एक रिलीफ देती है। क्योंकि ऐसे भी पेशेंट हैं जो 5-5, 10-10 साल से मेडिसिन ले रहे हैं। मेडिसिन तो बेसिकली वो पेन को एक टेम्परेरी रिलीफ करता है, ठीक है। एक 6 घंटे 7 घंटे पेशेंट बेहतर होगा। मेडिसिन की टाइमिंग जैसे ही नेक्स्ट रात हो जाती है फ़ौरन वी नीड टू टेक मेडिसिन अगेन। तो मेडिसिन कैन नॉट स्ट्रेंथन द मसल। आपकी एक्सरसाइजेज से आपके मसल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हाँ, ये है कि मल्टीपल प्रोटीन्स हैं, विटामिन हैं, इन चीज़ों से थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर है इंसान के बॉडी के लिए, बट स्ट्रेंथनिंग जो है दैट इज़ ओनली डन बाई एक्सरसाइजेज विच इज़ प्रोलॉन्ग रिजल्ट्स, विच हैव प्रोलॉन्ग रिजल्ट्स। सही सर। हारून खान है, सर एज 33, आई हैव नी जॉइंट पेन विद लोअर राइट बैक पेन सिंस 1 year when I have to walk with low weight or have to walk through stairs or have to walk on slope. X-ray, uric acid and RA factor test are okay but pain does not go through. Please sir. बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। ये आपका पहला सवाल नहीं है। मेरे पास पेशेंट ने मल्टीपल बार ये सवाल किया कि सारी ट्रीटमेंट मैं करवा चुका हूँ मगर अब तक सिम्टम रिलीफ नहीं हुआ। क्योंकि रिलीफ तब तक नहीं होगा तब तक जब बुनियादी आपने डायग्नोज नहीं करना। जब डायग्नोज नहीं हुआ एक प्रॉब्लम, यानी कि मैंने आपसे ये कहा कि मस्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है बुनियादी। मैं ये नहीं कह रहा कि लिगामेंट्स सॉफ्ट टिश्यूज़ नहीं हैं, ज़रूर होंगे, क्योंकि बुनियादी मसला मसल्स वीक हुए जिसकी वजह से लोड मसल ने बियर नहीं किया तो इंजर्ड, फॉर एग्जांपल नी आपकी इंजर्ड हुई। अब नी के अंदर हमारे पास लिगामेंट्स भी है, मिनिस्कल भी है और कार्टिलेज भी है, तो इस टेंडन भी मौजूद है। तो ये सारी 4-5 चीज़ें मौजूद हैं। इसके अंदर कौन से क्या सॉफ्ट टिश्यू जो है डैमेज है वो हम असेसमेंट के बाद बता सकते हैं। बहरहाल आप एक प्रॉपर जो है फिजियोथेरेपिस्ट के पास हैं, आपको डायग्नोज करें तो उसी तरीके से आपको आपकी जो सोल्यूशन है आपको बताएं, जो एक्सरसाइज है आपको बताया जा सके। अगर आप कोयटा में तो आप जो है मेरे पास आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं बेड नी के लिए जिनको मतलब ना किया जाए? जो ऐसी एक्सरसाइजेज जो कि एक घुटने के लिए नुकसान दे सकती हैं, वो ऐसी एक्सरसाइजेज है जो कि यानी कि मसल्स वीक हो। एक्सरसाइजेज में भी स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज, यानी कि स्टेज 1 की हल्की फुल्की एक्सरसाइज जिसे हम आइसोमेट्रिक्स कहते हैं। सेकंड थिंग पे नीड टू चेस्ट, अगर आप बैक पेन भी इसके साथ है तो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आइसोमेट्रिक्स स्क्वाट्स आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप ग्लूटियस मिनिमस मसल्स की स्ट्रेंथ दे सकते हैं। वो एक्सरसाइज जो कि नी को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि
पहुंचाया भी है। एक्सरसाइज ने भी घुटने के दर्द को बढ़ाया है। बहुत सारे पेशेंट्स ने वो क्या करते हैं, वो यूट्यूब पे एक्सरसाइज देखते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज नी के लिए बेस्ट है, वो वही परफॉर्म करना शुरू करते हैं। तो इस तरह नहीं होता। हमने क्या करना है कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाके एक्सरसाइज जो बुनियादी है, स्टेप बाय स्टेप हमने चलना है। जो फर्स्ट करने की एक्सरसाइज होती है, हम डायरेक्टली जंप मारते हैं 5वीं एक्सरसाइज के ऊपर, जो कि पेन को और वर्स कर देता है। जिस तरह मैं एक मिसाल दे दूं, स्क्वाटिंग जो है वो एक एक्सरसाइज है। बहुत सारे पेशेंट नी कार्टिलेज डैमेज के साथ वो इन्होंने एक्सरसाइज की थी ओल्ड एज ने, तो वो पेन वर्स हो गया था। तो स्क्वाटिंग जो है वो ओवरलोड देता है नी पे, आर्थराइटिस के लिए सही नहीं है। अगर आर्थराइटिस ग्रेड 3 का हो या 3 या 4 ग्रेड का हो, तो हमने स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज करनी है, तो इंशाल्लाह पेन जो है वो नहीं होगा। डॉक्टर साहब, सिम्टम्स क्या हैं कार्टिलेज डैमेज का नी में? कार्टिलेज डैमेज के बहुत ज़बरदस्त सिम्टम्स हैं 3, बहुत आसानी से हर पेशेंट डायग्नोज कर सकता है। एक तो सुबह उठने के बाद पेशेंट को सीवियर पेन होगा घुटनों में, ठीक है, नी में घुटनों में सीवियर पेन होगा। सेकंड रीज़न, जैसे ही वो जॉइंट को बेंड करेगा नी जॉइंट को, तो उसमें से एक क्रेपिटस एक आवाज़ है, क्रेपिटस वो आवाज़ आती है, एक टक टक करके आवाज़ आती है। उसकी मेन रीज़न ये है, मैं अगर इस मॉडल पे दिखाऊं, ये बेसिकली नी जॉइंट है, नी जॉइंट के बीच में ये कार्टिलेज है, ठीक है, दैट परफॉर्म्स द फंक्शन एज अ शॉक एब्जॉर्बर और एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये दोनों जॉइंट, अगर ये कार्टिलेज डैमेज होगा तो ये बोन और ये बोन आपस में एक फ्रिक्शन कॉज करेगी, एक आवाज़ आएगी, जिसकी वजह से जो है ये हमें पता लग सकता है कि दैट इज़ जॉइंट, यानी कि कार्टिलेज डैमेज हुआ है। कार्टिलेज डैमेज होता है या हम कहें ऑस्टियोआर्थराइटिस, बोथ आर द सेम कंडीशन। तो ये एक आवाज़ आती है। सेकंड थिंग जो है वो मॉर्निंग स्टिफनेस ज़्यादा होती है 15-20 मिनट के लिए, उसके बाद जब आप चलते फिरते हैं तो पेन कम होने लगता है। और रीज़न ये, जब आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, सीढ़ियाँ जैसे ही चढ़ेंगे तो आपको पेन होगा। आप WC यूज़ नहीं कर सकते, ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, और आप जो है वो नमाज ज़मीन पे नहीं पढ़ सकते। इस सारी कंडीशन में पेन हो रहा होगा, तो दैट इंडिकेट्स के कार्टिलेज जो है वो इरोज होने लगता है। और ज़रूरी ये भी नहीं है कि यंग एज में आर्थराइटिस हो, यंग एज में नहीं होता, हो सकता है लिगामेंट इंजरी हो, वो भी इन पोजीशन में पेन होता है। तो वो एक प्रॉपर जो है वो असेसमेंट रिक्वायर्ड है, फिर हम जो है वो डायग्नोस कर सके पेशेंट की क्या प्रॉपर डायग्नोसिस। डॉक्टर साहब, आई एम 25, एक फीमेल है, आई एम 25 years old, having big pain since 1 week with no known cause. Please advise me some exercises or medicine for immediate relief. I cannot even bend due to the pain. शी इज़ फीमेल? Yes. अच्छा, फीमेल में बेटा यूँ होता है कि कुछ एक्सरसाइजेज जो है वो फीमेल में जो अपना एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है मंथली, उसकी वजह से भी बैक पेन होता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में अगर एक्सरसाइजेज करते हैं या वर्स एक्सरसाइज हो या वो और मे बी हार्म हो उनके लिए, अगर ये कंडीशन नहीं है तो आप प्रॉपर तरीके से आप एक्सरसाइजेस कर सकती हैं। सीधा लेट के दोनों घुटनों में आप एक टॉवल रोल या एक पिलो रखेंगी, दोनों घुटनों को प्रेस करके यू नीड टू होल्ड फॉर 10 सेकेंड, देन रिलीज इट। रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर 10 times and holding for 10 repetitions. मैं once again I will repeat, you need to lie straight, दोनों नीज के नीचे पिलो प्लेस करके दोनों नीज को प्रेस करना है डाउनवर्ड्स, एंड यू नीड टू होल्ड फॉर 10 सेकेंड। आफ्टर दैट रिलीज, यू नीड टू रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर 10 reps एंड होल्ड इट फॉर 10 seconds. मोहम्मद जान साहब है, डॉक्टर सैफुल्लाह खान दुरानी से शाइटिका का ट्रीटमेंट करवा चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकवर हो चुका हूँ। आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, प्रिवेंटेशन के हवाले से अगर आप हाउ टू प्रिवेंट नी पेन? नी पेन को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? हमारे यहाँ अगर हम डिसाइड भी करते हैं कि इसके बाद हमने एक्सरसाइज करनी है, तो हम एक रोड पर डायरेक्टली वॉकिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि वॉक के लिए भी एक प्रॉपर ट्रैक होना चाहिए कि वॉकिंग करें ताकि घुटनों के लिए नुकसान ना हो। मल्टीपल जिम में, कराटे क्लब्स में, मैं मल्टीपल कराटे क्लब कोयटा के विज़िट कर चुका हूँ लेक्चर देने के लिए, उनमें यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे भाग रहे हैं फ़र्श के ऊपर, तो दैट इज़ वेरी हार्म फॉर द नी जॉइंट। क्योंकि एक प्रॉपर ट्रैक होना चाहिए, सॉफ्ट ट्रैक होना चाहिए। एक वॉकिंग का अपना एक ट्रैक है, उस पर हमें वॉकिंग करनी चाहिए। रोड्स पे वॉक करना, डायरेक्टली वीक मसल में पहाड़ों पे चढ़ना कि हम एनर्जी करेंगे, दैट डिस्ट्रॉयज नी जॉइंट। वो उल्टा और यानी कि इंसान के लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। तो हमने क्या करना है, हमने मसल की स्ट्रेंथनिंग करनी है, और इसके साथ साथ अवॉइड कैसे कर सकते हैं कि हमने शूज़ हमारे कंफर्टेबल होने चाहिए, हमारी जो प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए इफ़ मसल्स वीक हैं। और यानी कि अगर स्पोर्ट्स इंजरीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं या प्लेयर्स ऐसे हैं, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट हूँ, बेसिकली स्पोर्ट्स इंजरीज़ में स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं, उनकी लिगामेंट इंजरी होती है, और वो इंजरी जो है वो
इंजरी होने के बाद प्रॉपर रेस्ट नहीं करते हैं, रिहैब नहीं होती, दोबारा से खेलने जाते हैं जो कि कार्टिल डैमेज हो तो वो मज़ीद डैमेज हो जाता है। तो लिहाजा वी नीड टू केयर आवर सेल्व्स, अवॉइड ऑल दोज थिंग्स विच इन्हांसेस आवर पेन और सिम्टम्स। व्यूअर्स, जैसे कि हमारे जो आज 3 टॉपिक थे उस हवाले से नहायत तफसील से और बेहतरीन तरीके से डॉक्टर साहब ने आप सबको आगाह किया। उम्मीद है आप सेटिस्फाइड होंगे। आप हमारी ये जो लाइव सेशन की जो रिपीट है वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। आपके क्वेश्चंस, हमारे पास मज़ीद क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। प्लीज़ आप हमारे marham.pk के फोरम पे विज़िट करें, वहाँ अपनी क्वेश्चन वहाँ पे पोस्ट करें, आपको आपके क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हड्डियों की सेहत के हवाले से आप अपना अगर कोई पैगाम दें हमारे व्यूअर्स को। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ पब्लिक को, आवाम को। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं वंस अगेन आपको थैंकिंग करता हूँ मरहम की पूरी टीम को कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया कि आवाम को आगाह करते हैं, आवाम को एक अच्छे डॉक्टर से, अच्छे मशवरे से उनको वो करते हैं। वंस अगेन आई अप्रिशिएट ऑल दैट। मैसेज मैं ये देना चाह रहा हूँ कि सिर्फ डॉक्टर के पास जाना एक कंडीशन के लिए, दैट इज़ नॉट सोल्यूशन। एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाना, दैट इज़ नॉट सोल्यूशन। हमने प्रॉपर तरीके से अपने लाइफ की पूरी चीज़ों को देखना है। ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि वो पश्तो स्पीकिंग में मैं अक्सर वो देखता हूँ कि उनमें ख़वातीन आती है नी पेन की एक्सरसाइज के लिए, शोल्डर की एक्सरसाइज, उनकी ट्रीटमेंट होती है, उसके बाद जाने के बाद वो पूरे घर के कपड़े एक साथ अगेन धोना। यानी कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस चीज़ को हमने वो काम अवॉइड करने हैं जिससे हमारा पेन वर्स हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप काम ना करें, बिल्कुल रेस्ट करें। इफ़ यू रेस्ट यू रेस्ट, वो बात क्लियर है। यानी कि जो भी और इसके साथ एसोसिएटेड चीज़ें हैं वो हमने देखनी होती है कि अगर पेन वर्स कर रहा है तो वो हमने एक्टिविटी को अवॉइड करना है। इसके साथ साथ जिस तरह मैंने पहले रिपीट किया, वाटर इनटेक अपना बढ़ाएं। अपना जो दूध है आजकल, क्योंकि विटामिन डी डिफिशिएंसी है, दूध डेली रात को सोने से पहले गिलास दूध पिएं। अपना प्रॉपर वाटर इनटेक करें, डेली एक्सरसाइजेस करें। कोई सिम्टम्स हैं तो मेडिसिन शुरू में घर पे ना खाएं, आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें ताकि प्रॉपर डायग्नोसिस हो। हमारे यहाँ सॉरी टू से पब्लिक यूँ है कि अपने घर पे अपने डॉक्टरी खुद हो जाती है, गोलियाँ वगैरह ले लेते हैं, तो वो अपने पेशेंट के लिए नुकसान है। तो मेरी सजेशन ये है कि कोई भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर से विज़िट करें। जो भी प्रॉब्लम होगी वक्त से पहले पता चल जाएगा, इंशाल्लाह चीज़ें जो है वो इतनी वर्ष नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, हमारा यहाँ तक था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।